हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सत्येंद्र सर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल सत्येंद्र गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसीलिए आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों, जैसे कि प्रश्न हम लोग के सामने दिया है। प्रश्न है वह विकल्प चुने जो बाकी से अलग हो। इसके लिए 4 ऑप्शन दी गई है। और भी प्रश्न है, श्रृंखला को पूरा करें। यहाँ पर जो खाली खाली स्थान दिख रहा है ना, इसके जगह पर कौन सा लेटर को भरा जाएगा। और आप लोग देख रहे हैं सीपीयू प्री 10/11/2022 के शिफ्ट 2 में इस प्रश्न को पूछा गया। इसके लिए 4 ऑप्शन दी गई है, इसीलिए आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहेंगे, क्योंकि ये सारे प्रश्न प्रीवियस पेपर का है जो अलग अलग एग्जाम में कई बार रिपीट कर चुका है। क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं। और आपको एक चीज़ बता दूं, ये पार्ट नंबर हमारा 10 है दोस्तों। जिसने पार्ट नंबर 9 तक नहीं देखे हैं तो कृपया करके इस चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि सारे का सारे पार्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न का है। ठीक है भाई, तो चलिए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। पहला नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है। पहला नंबर प्रश्न है, उड़ीसा का जो संबंध भारत से है ठीक उसी प्रकार डाल का संबंध क्वेश्चन मार्क से है। तो हमें क्वेश्चन मार्क की जगह इन चारों ऑप्शन में से किस ऑप्शन को रखा जाएगा बताना है। चलिए, तो यहाँ पर हम सभी लोग जानते हैं जो उड़ीसा है वो भारत का एक राज्य है। जो उड़ीसा है भारत का एक अंग है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर जो डाल है ना, वो पेड़ का एक अंग है। जो डाल है वो पेड़ का एक अंग है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। ठीक है भाई, कैसे? क्योंकि जो उड़ीसा है भारत का एक अंग है, उसी प्रकार जो डाल है ना पेड़ का एक अंग है। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है दोस्त, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि कार को 22 तथा बस को 42 तो ट्राम को कैसे लिखा जाएगा। यहाँ पर देखेंगे जैसे कि CAR कार है ना, CAR, इस कार को उसने लिखा है 22। यहाँ पर BUS बस को उसने लिखा है 42 लिखा है। हमसे पूछा गया है ट्राम, TRAM, इस ट्राम का कोड क्या होगा, हम लोगों से पूछा गया है। चलिए, बड़ा ही आसान प्रश्न है और मज़ेदार है। कैसे करेंगे, जैसे कि यहाँ पर इसके प्लेस वैल्यू को ही तो लेकर कुछ बनाया गया होगा। बिल्कुल, C का क्रमांक होता है 3, A का क्रमांक होता है 1, R का क्रमांक होता है 18। इन सभी को आपस में हम ऐड करते हैं। ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 1 4 18 कितना 22। यानी कहने का मतलब इनके प्लेस वैल्यू को ही आपस में जोड़कर लिख दिया गया है। तो यहाँ पर B का जो प्लेस वैल्यू होती है 2, U का 21 और S का 19 होता है। इन सभी को आपस में ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 19 या 21, 40 या 2 कितना 42 हो जाएगा। कुछ नहीं करना, केवल इसके प्लेस वैल्यू को ऐड कर देना है। तो T का क्रमांक होता है 20, R का क्रमांक होता है 18, A का क्रमांक होता है 1 और M का क्रमांक होता है 13। इन सभी को आपस में हम ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 20 18 38 38 1 39 39 और 13 कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। इस प्रश्न का राइट आंसर 52 ऑप्शन नंबर B हो जाएगा सही। ठीक है मेरे दोस्त, बड़ा ही आसान प्रश्न था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर अब हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 3 नंबर प्रश्न है, कथन और निष्कर्ष से लिया गया है। कथन और निष्कर्ष में बाबू, यहाँ पर जब हम इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर हम प्लस माइनस यानी कि 150 मेथड से सॉल्व करते हैं। हम वेन डायग्राम मेथड से सॉल्व नहीं कराते हैं। तो यहाँ पर सभी चाबियाँ ताले हैं, पॉजिटिव स्टेटमेंट है। बिल्कुल, यहाँ कुछ धातुएं ताले हैं, ये भी पॉजिटिव स्टेटमेंट है। ठीक है, यहाँ सभी है चाबी, तो चाबी का वैल्यू यहाँ पर 100 है।
है ना। यहाँ सभी चाबी का वैल्यू कितना है 100 है। यहाँ धातु के वैल्यू 50 है, क्योंकि पॉजिटिव स्टेटमेंट में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50 होती है और ये पॉजिटिव है। यहाँ कुछ है तो कुछ होने की वजह से धातु की वैल्यू 50 है और ताले की वैल्यू भी 50 है, क्योंकि पॉजिटिव स्टेटमेंट में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50 होती है। तो पहला जो निष्कर्ष है वो क्या कह रहा है, उस निष्कर्ष को देखो। पहला निष्कर्ष है कुछ चाबियां ताले हैं। किस निष्कर्ष से इसे निकाला जा सकता है, कुछ चाबियां ताले हैं, कुछ चाबियां ताले हैं, यानी कि कुछ चाबियां, देखो कुछ चाबियां ताले हैं। जो पहला निष्कर्ष है चाबी और ताले के बीच में है, तो ये चाबी और ताले के बीच में है, तो इन दोनों स्टेटमेंट को आपस में जोड़ना पड़ेगा। बिल्कुल। अच्छा, इन दोनों स्टेटमेंट को आपस में जोड़ने के लिए एक कॉमन टर्म की होना जरूरी है। तो यहाँ पे धातु कॉमन है, यहाँ पर भी धातु कॉमन है, लेकिन दो स्टेटमेंट आपस में तभी एक साथ जुड़ सकती है जब किसी भी एक टर्म के पास 100 हो, यानी 100 हो। यहाँ धातु के पास यहाँ भी 50 है और धातु के पास यहाँ भी 50 है, तो ये दोनों आपस में जुड़ नहीं सकते। और जब नहीं जुड़ सकते तो एक कोई भी स्टेटमेंट यानी कोई भी निष्कर्ष नहीं दे सकते, इसीलिए ऑप्शन 1 हो गया गलत। ठीक है, चलेंगे। हमारा जो दूसरा स्टेटमेंट है, दूसरा निष्कर्ष है वो कुछ धातुएं चाबी, धातु और चाबी, ये हमारा पहला ही स्टेटमेंट से निकल जाएगा। कैसे, कुछ धातुएं चाबियां है। देखो 50 को हम सभी चाबियां धातु है और ये हमारा पॉजिटिव स्टेटमेंट है। बिल्कुल सॉरी, पॉजिटिव निष्कर्ष है। पॉजिटिव स्टेटमेंट से पॉजिटिव ही निष्कर्ष निकलता है, तो पॉजिटिव है। यहाँ धातु की वैल्यू कितना है, कुछ है तो 50 है। यहाँ ऑब्जेक्ट की वैल्यू हो जाएगी 50, क्योंकि पॉजिटिव स्टेटमेंट है ना। और यहाँ पर पढ़ा कैसे गया, कुछ धातुएं चाबी है। बिल्कुल, इसको ऐसे हम पढ़ सकते हैं, कुछ 50 को हम कुछ पढ़ सकते हैं, कुछ धातु चाबियां है। बिल्कुल, ये हमारा सही है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा केवल निष्कर्ष 2 पालन करता है, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है मेरे दोस्त, बढ़ते हैं अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न 4 नंबर 12 ही आसान और मजेदार प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित चित्र में कितने त्रिभुज है, बताना है। सॉरी दोस्तों, निम्नलिखित चित्र में कितने त्रिभुज है। देखो आपको एक बेसिक हम त्रिभुज काउंट करने का तरीका सिखा रहे हैं। जैसे ये हमारा बेसिक त्रिभुज काउंट करने का तरीका सीखिए। अगर यहाँ पर हम लाइन खींच दे, एक खींचे चाहे एक से ज़्यादा खींचे, और आपसे इसमें पूछे कि टोटल इसमें कितना त्रिभुज है, तो आप कैसे बताएंगे। नहीं बताएंगे तो आज सीख लीजिए। इसको हम नंबरिंग कर देते हैं, 1 2 3 4, इसको नंबरिंग कर देंगे। इन सभी को आपस में हम ऐड कर देंगे, तो 1 + 2 + 3 + 4, इन सभी को आपस में हम ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 3 7 2 9 और एक कितना 10, यानी इस आकृति में टोटल 10 त्रिभुज है। बस इसी बेसिक को फिगर को उठाकर एक एडवांस फिगर बना दिया है। कैसे, देखो यहाँ हम काउंट करेंगे 1 2 3 4, तो इसमें इनको सभी को जोड़ देंगे तो 10 त्रिभुज ऊपर आ जाएगा। अच्छा, नीचे 1 2 3 4, यहाँ इसको जोड़ देंगे तो 10 त्रिभुज आ जाएगा नीचे से, 10 त्रिभुज ऊपर से 10 त्रिभुज नीचे से, तो इसमें 10 और जुट जाएगा, 10 ऊपर से 10 नीचे से, प्लस इनमें और भी एक्स्ट्रा ट्रायंगल आपको नजर आएगा। कौन कौन से आपको काउंट करके दिखाते, देखो इन दोनों, जब ई वाला भाग एक बेसिक आकृति ऊपर है, एक बेसिक आकृति नीचे है, जब इस दोनों को आपस में हम ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद देखो एक त्रिभुज तो ई वाला बनेगा, एक त्रिभुज ई वाला बिल्कुल बनेगा, एक त्रिभुज तो ई वाला बनेगा, एक त्रिभुज ई वाला बनेगा बिल्कुल। अच्छा, एक त्रिभुज ई छोटा वाला भी तो बनेगा, एक त्रिभुज तो ई छोटा वाला तो बनेगा, एक त्रिभुज ई वाला, एक त्रिभुज ई वाला, तो 2 त्रिभुज इस साइड से आ जाएगा, 2 त्रिभुज बाएं से आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बिल्कुल 2 त्रिभुज आ जाएगा बाएं से, 2 त्रिभुज इधर से आ जाएगा, और 2 त्रिभुज इधर से भी है। कैसे, एक ई वाला देखो दिया है और एक छोटा वाला ई भी, तो 2 त्रिभुज यहाँ से भी आ जाएगा, तो 2 त्रिभुज यहाँ से आ गया, 2 त्रिभुज यहाँ से आ गया। अब पहले से इस वाले में 10 और इस वाले में 10, इन सभी को आपस में ऐड कर देंगे, 10 + 10 और प्लस
2 प्लस 2 कितना हो जाएगा 10, 10 20 2 22 और 2 की 2 24 हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। ठीक है, कैसे हमने काउंट किए हैं आप लोग इसको विशेष रूप से समझ लिए होंगे। ऊपर में 10 नीचे में 10 और 4 हमारे छिपी हुई त्रिभुज दिख रहे, देखो एक ई12 वाला, एक ई छोटा वाला, एक ई छोटा वाला, एक ई12 वाला। ठीक है, तो ये बात को आप लोग विशेष रूप से समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अब हम लोग 5 नंबर प्रश्न की ओर। 5 नंबर प्रश्न है, निम्न क्रम में अगले चित्र का पता लगाएं। निम्न क्रम में अगले चित्र का पता लगाएं, यानी कि क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा आकृति को रखा जाए, यानी ये हमारा श्रृंखला का प्रश्न यानी कि सीरीज का प्रश्न है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं पहले बॉक्स में क्या है, एक सर्किल है और उसके में एक त्रिभुज बना हुआ है। ये अगली आकृति में जा रहा है तो जो सर्किल है ये डबल हो जा रहा है और जो त्रिभुज है ये जस्ट नीचे आ जा रहा है, देख रहे हैं यहाँ पर बिल्कुल। और तीसरी आकृति में हम लोग देख रहे हैं जो आयत है ना, आयत के भीतर में क्या है, वृत्त है। तो ये जैसे ही यानी ये वाला इस प्रकार कन्वर्ट होता है, तो इसी प्रकार यहाँ पर देखें एक नए आकृति जो है ये अगली बार जाकर ये कैसे बन जाएगा, ये जो है आयत ये डबल हो जाएगा बिल्कुल। जो त्रिभुज है ये नीचे वृत्त है वो नीचे आ जाएगा। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन में है, ऐसा नीचे तो कभी स्क्वायर आ ही नहीं सकता, नीचे डबल सर्किल आ ही नहीं सकता, नीचे त्रिभुज आ ही नहीं सकता, बचा क्या, ऑप्शन नंबर 4 यही हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। तो इसमें क्या लॉजिक है उस लॉजिक को आप लोग पहचान लिए। यहाँ पर जो आयत है इसमें सटी हुई है ना, तो अगली बार ये जाएगी तो अलग से बन जाएगी और नीचे ये वृत्त है ये नीचे आ जाएगा, ये आयत डबल हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर अब हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यानी कि 6 नंबर, श्रृंखला को पूरा करें। यहाँ पर 5 से 10 बना है, 10 से 17 बना है, 17 से 26 बना है, 26 से 37 बना है, 37 से 50 बना है, 50 से क्वेश्चन मार्क हम कैसे निकालेंगे। अच्छा एगो बात बताते हैं, आप लोग देख रहे होंगे एसएससी सीजीएल टीयर 1 1/2022 की 4th शिफ्ट में इस प्रश्न को पूछ लिया गया है। इसमें क्या लॉजिक है, 5 है, उसके बाद में 10 है, 5 है 10 है, उसके बाद में यहाँ पर 17 है, उसके बाद में यहाँ पर क्या है 26 है, उसके बाद में यहाँ पर 37 है, उसके बाद में यहाँ पर 50 है और उसके बाद में क्या है तो क्वेश्चन मार्क है और हमें क्वेश्चन मार्क का ही तो वैल्यू निकालना है। तो यहाँ देखेंगे 5 से 10 कैसे बना है, 5 से 10 कैसे बना है, 5 से 10 बनने के लिए +5 करना होगा, 5 में +5 जुटेगा तभी 10 बनेगा बिल्कुल। 10 से 17 कैसे बना है, प्लस का 7 करके, ठीक है, प्लस का 7 करके। अच्छा 17 से 26 कैसे बना है, यहाँ पर प्लस का कितना 9 किया गया है। 26 से 37 कैसे बना है, यहाँ प्लस का 11 किया गया है। अच्छा 37 से 50 कैसे बना है, यहाँ प्लस का 13 किया गया है। तो इस 50 में कितना प्लस करे कि क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ जाए, तो यहाँ पर +5, उसके बाद 7, उसके बाद 9, उसके बाद 11, उसके बाद 13, यानी 2 बढ़ रहा है। तो 13 के बाद 2 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा 15। तो 50 में 15 जुटेगा तो कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा और 65 इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। ठीक है, कितना ही आसान और मज़ेदार प्रश्न है भाई। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर अब हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है श्रृंखला को पूरा करें। फिर से इस सीरीज का प्रश्न आ गया। यहाँ हम लोग देखेंगे कि श्रृंखला को पूरा कैसे करना है। यहाँ देखेंगे एल है क्वेश्चन, उसके बाद खाली खाली, फिर एल एम खाली एल खाली एल खाली एम एल। तो इसको कैसे बनाएंगे जानते हैं। ये हमारा जो लेटर सीरीज का ये प्रश्न है ना, लेटर सीरीज का ये हमारा जो प्रश्न है इस टोटल ग्रुपिंग पे बेस है, यानी इसको ग्रुप में बांट कर इसका आंसर आसानी से निकाला जाता है। ठीक है, तो इसको सबसे पहले तुम ग्रुप में बांटो। ग्रुप में कैसे बांटेंगे इसको काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी इसमें टोटल नंबर ऑफ लेटर है कितना
तो टोटल है 12। तो इस 12 है ना, तो इसको या तो तुम 3-3 के ग्रुप में तोड़ दो या फिर 4-4 के ग्रुप में तोड़ दो, क्योंकि 3 चौका 12 होता है। इसीलिए या तो तुम इसको 3 के ग्रुप में तोड़ दो या 4 के ग्रुप में तोड़ दो। तो हम पहले इसको 3 के ग्रुप में तोड़ते हैं, अगर आंसर आ जाएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो हम 4 के ग्रुप में तोड़ेंगे। तो 3 के ग्रुप में तोड़ेंगे, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 3 के हमारे पास 4 ग्रुप बना। अब हम देखेंगे ग्रुप में तोड़ने के बाद देखेंगे क्या सारे ग्रुप सेम है कि अलग अलग हैं। चेक करेंगे तो लग तो रहा है तो सेम है। कैसे? इस ग्रुप का फर्स्ट लेटर ए, इस ग्रुप का फर्स्ट लेटर ए, सॉरी, इस ग्रुप का फर्स्ट लेटर एल, इस ग्रुप का फर्स्ट लेटर एल, इस ग्रुप का फर्स्ट लेटर एल, इस ग्रुप का लास्ट लेटर एल, इस ग्रुप का लास्ट लेटर एल है, इस ग्रुप का लास्ट सेकंड लेटर एम है, तो इस ग्रुप का सेकंड लेटर एम है। इसका मतलब है कि इस सारा ग्रुप क्या है? सेम है। तो किसी को भी तुम फिल कर लो। तो चलो हम फिल कर लेते हैं इसी के। देखो यहाँ पर देख रहे हैं, इसमें सबसे फोर्थ जो ग्रुप बना है उसमें फर्स्ट लेटर एल होनी चाहिए, तो फर्स्ट हमने एल भर दिया। अच्छा, एल एम एल हमारा ग्रुप बन गया, एल एम एल, बस इसको भर देंगे, एल एम एल, एल एम एल, एल एम एल। तो हमने क्या क्या भरा है? पहले भरा है एम, उसके बाद एल, फिर भरा है एल, फिर भरा है एम, उसके बाद एल। कौन सा ऑप्शन में है? एम डबल एल, एम डबल एल, एल। देखो पहले एम, उसके बाद डबल एल, उसके बाद एम एल। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो यही इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो कैसे इस प्रश्न को करना है आप लोग आसानी से समझ चुके होंगे। ठीक है, बिल्कुल आज के बाद ऐसा प्रश्न कभी भी गलत आप लोगों से नहीं होनी चाहिए मेरे दोस्त। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे, प्रश्न चिन्ह को पूरा करें। यहाँ पर देखो ये हमारा एनालॉजी का प्रश्न, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, कौन सी आकृति आएगी? तो देखो पहला का रिलेशन जिस प्रकार दूसरे से है, ठीक उसी प्रकार तीसरे का रिलेशन चौथे से होगा। कैसे इसमें हम रिलेशन देखेंगे? देखो पहला का रिलेशन दूसरे से कैसे है? देखो पहले में बंद आकृति में टोटल नंबर ऑफ लाइन है कितना? 4 है। टोटल नंबर ऑफ लाइन कितनी है? 4। टोटल नंबर ऑफ लाइन कितनी है? 4। इसको दूसरे में बनाने के लिए इसको खड़ी लाइन कर दिया है 2। पहले जो बॉक्स बना है इसमें टोटल 4 लाइन है, तो दूसरी बारी इसको खड़ी लाइन करके 2 बना दिया गया है। उसी प्रकार जो तीसरे से चौथा बनाने के लिए तीसरी में बंद आकृति में लाइन टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, यानी 6 लाइन है टोटल। तो 6 लाइन है तो अगली बार 3 खड़ी लाइन बन जाएगी, 1 2 3। ठीक है, इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4, क्योंकि बंद आकृति में जितनी लाइन है ना, बस उसकी आधी खड़ी लाइन बना दिया जा रहा है। यानी कि 4 लाइन इसमें है तो 2 बन गया है, उसी प्रकार 6 लाइन इसमें है तो 3 बन जाएगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका 4 सही। ठीक है दोस्त, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द के उस सही क्रम को निरूपित करता है जिस प्रकार वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। यानी अंग्रेजी शब्दकोश का मतलब होता है डिक्शनरी। ठीक है, जिस प्रकार डिक्शनरी में जो वर्ड आता है उसके अनुसार इसको रीअरेंज करना है। और आप लोग देख रहे हैं CGL Tier 1 9/12/2022 के शिफ्ट 3 में इस प्रश्न को पूछा गया है। कैसे करेंगे? यानी डिक्शनरी के अनुसार इसको हमें व्यवस्थित करना है। तो चलिए सबसे पहले इसको हम लोग देखेंगे कि डिक्शनरी के अनुसार इसको कैसे रीअरेंज करा जाता है। डिक्शनरी में आप लोग अच्छे से जानते हैं, जो लेटर ए से आता है उसे पहले लिखा जाता है, जो लेटर बी से आता है उसे बाद में लिखा जाता है, जो लेटर सी से आता है इसके यानी कि अल्फ़ाबेट के अनुसार वर्ड को लिखा जाता है। तो चलिए सेम उसी लॉजिक को यहाँ पर लगाना है। चलिए तो यहाँ पर सभी में H है, तो H के अनुसार तो हम नहीं बता सकते हैं कि सबसे पहले कौन सा वर्ड आएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे H के बाद में क्या है, I यहाँ पर है, यहाँ पर भी I है, यहाँ पर भी I है, और इन दोनों में O है, इन दोनों में O है।
है ना। तो इन दोनों में ओ है, तो ये बताइए पहले आई आता है कि पहले ओ आता है? नहीं, अल्फ़ाबेट में पहले आई आता है। तो फिक्स है कि 1 2 4 वाला जो वर्ड है ना ये पहले आएंगे और 3 5 जो वर्ड है ये बाद में आएंगे। ठीक है, तो अब देखेंगे, कंपेयर करेंगे हम एक पहला, दूसरा और चौथा में सबसे पहले कौन आएगा। तो देखो आई है, उसके बाद एस टी इसमें भी है, एस टी इसमें भी है, एस टी इसमें भी है, उसके बाद ओ भी है, उसके बाद आर भी है। तो आर तक तो हम नहीं कंपेयर कर सकते, यानी आर तक सभी में सेम है। ठीक है, सभी में सेम है। अच्छा, पहला वर्ड में देख रहे हैं लास्ट में वाई है, दूसरा वर्ड में लास्ट में क्या है? आई है ना। दूसरा वर्ड में लास्ट में आई है और चौथा वर्ड में लास्ट में क्या है? आई है। तो ये बताइए जो एक वाला है ना, ये एक वाला ये फिक्स हो गया कि पहले नहीं आ सकता, ये पहले नहीं आ सकता, ये आएगा तीसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पर ई वाला आएगा। अच्छा, यहाँ देखेंगे ये दूसरा और चौथा में आई है, आई तक हम कंपेयर नहीं कर सकते। उसके बाद क्या है? ए है और उसके बाद इसमें क्या है? सी है, यानी दूसरे में क्या है? दूसरे में क्या है? दूसरा वर्ड जो है उसमें ए है और चौथा वर्ड है उसमें सी है। तो ये बताइए पहले ए आता है कि पहले सी आता है? तो पहले ए आता है, तो जो 2 नंबर में वर्ड है ये आएगा पहले, और जो 4 नंबर में ये आएगा दूसरे स्थान पर, और जो 1 नंबर में वर्ड है ये आएगा तीसरे स्थान पर। और कौन सा ऑप्शन में ऐसा दिया है? पहले आना चाहिए 2, दिया गया है ऑप्शन सी में। उसके बाद आना चाहिए क्या? 2 के बाद आना चाहिए 4, इसमें तो नहीं दिया है, इसीलिए सी गलत हो गया। अच्छा, ऑप्शन नंबर बी में हम देखते हैं, पहले दूसरा वर्ड आया है, बिल्कुल, उसके बाद चौथा वर्ड आना चाहिए, बिल्कुल, उसके बाद पहला वर्ड आना चाहिए, बिल्कुल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी में यहाँ तक तो ठीक है, इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, और हमारा ऑप्शन डी क्यों नहीं गलत हो जाएगा? क्योंकि यह 2 से शुरू नहीं है, 1 से शुरू है, और ऑप्शन नंबर ए इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि 4 से शुरू है। ठीक है बाबू, तो इसको हम ऐसे बनाते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो हमारे पास तीसरा और पांचवा वर्ड बचा, इसको भी कंपेयर करके देखो कि तीसरा वर्ड 4 नंबर पर कैसे आएगा। देखो यहाँ पर HOBN है, यानी HON तक तो सेम है। ये बताइए ए पहले आता है कि पहले ओ आता है? तो पहले आता है ए आता है पहले, इसीलिए इसको तीसरा को चौथा बार में चौथा के स्थान पर रखा गया है, अब पांचवा में आता है। तो इसका राइट आंसर दूसरा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, बढ़ते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। दर्पण प्रतिबिंब, देखो दर्पण प्रतिबिंब में एक्चुअली होता है क्या? जब हम अपना चेहरा दर्पण में देखते हैं, जो हमारा दायां हाथ है वो बायां दिखता है, जो बायां हाथ है वो दायां दिखता है, ऊपर नीचे सेम रहता है। और एक कंसेप्ट आपको और सिखाते हैं, जैसे कि ये हमारा दर्पण हो गया, ठीक है, ये दर्पण के नज़दीक में सर्किल बना हुआ है, थोड़ा सा दर्पण से दूर में त्रिभुज बना हुआ है। तो एक कंसेप्ट नोट कीजिए कि जो चीज़ दर्पण से जितना नज़दीक होती है उसका प्रतिबिंब भी उतना ही नज़दीक बनता है, और जो चीज़ दर्पण से जितना दूर होती है उसका प्रतिबिंब भी उतना ही दूर बनता है। तो दर्पण से नज़दीक क्या है? वृत्त, तो दर्पण से नज़दीक इसका प्रतिबिंब भी वृत्त बनेगा। दर्पण से दूर क्या है? त्रिभुज, तो दर्पण से दूर त्रिभुज बनेगा। तो इसे ऑप्शन को आसानी से छांटा जा सकता है। तो देखो यहाँ पर जो दर्पण से दूर क्या है? त्रिभुज का ए शीर्ष वाले भाग, तो दर्पण से दूर बनेगा। तो इसका जो ऐसे बनेगा, देखो ऐसे बनेगा, दर्पण से दूर इकोना है तो दर्पण से दूर इकोना आएगा। तो इधर कभी त्रिभुज का शीर्ष हो ही नहीं सकता, इसीलिए ये गलत हो गया। हमारे पास जो ये दर्पण से नज़दीक में एक खाली चतुर्भुज है तो ये ऊपर दिखेगा, तो कभी भी पेंट किया हुआ भाग ऊपर दिख ही नहीं सकता, इसीलिए सी गलत हो गया। और दोनों खाली दिख ही नहीं सकता, इसीलिए डी गलत हो गया। तब बचा क्या? ऑप्शन नंबर बी, यही हो गया इस प्रश्न का राइट आंसर। और आप लोग के सामने दिख रहा होगा ये कि एग्जाम में हाल ही में पूछा गया कि नहीं? हाल ही में पूछा गया है सीपीओ में बाबू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर अब हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, 7 लड़के JKLMNP और Q एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, परंतु जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में बैठे। अच्छी बात है। तो सबसे पहले हम 7 यहाँ पर एक वृत्त बनाएंगे और उसमें 7 व्यक्ति को बैठा लेंगे। पहला व्यक्ति,
दूसरा व्यक्ति, तीसरा व्यक्ति, चौथा व्यक्ति, पांचवा व्यक्ति, छठा व्यक्ति और सातवां व्यक्ति, सभी कोई केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं। चलिए हमसे जो जो पॉइंट बोल रहा है उस पॉइंट को इसमें हम भरते हुए चलेंगे। पॉइंट क्या कर रहा है, अच्छा ये केंद्र की तरफ ताक रहे हैं, तो जैसे मान ली यही व्यक्ति है तो इसका दायां होगा इस साइड में और इसका बायां होगा इस साइड में। ये बात को विशेष रूप से आप लोग समझिएगा। चलिए तो यहाँ पर देखते हैं प्रश्न, यहाँ से क्वेश्चन शुरू हो रहा है, यहाँ से प्रश्न शुरू हो रहा है। तो यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे देखो, P Q के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर है, P Q के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर है। अच्छा एगो बात और बताते हैं आपको कि ये जो क्लॉज आकृति है यानी सर्कुलर या फिर रेक्टेंगल कुछ भी होगा यहाँ पर, इसमें पहले व्यक्ति को हम अपने मन से कहीं भी बैठा सकते हैं। ठीक है, अपने मन से पहले व्यक्ति को कहीं भी बैठा लो। तो प्रश्न है P Q के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर रहता है, Q को हम कहीं भी बैठा सकते हैं। मान लेते हैं हम Q को यहाँ पर बैठाते हैं। ठीक है, तो Q के दाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन आ जाएगा, P, 1 2 दूसरे स्थान पर आ जाएगा P। अच्छा आगे पॉइंट है M J और Q के दोनों का निकटतम पड़ोसी है। M जो है J और Q का निकटतम पड़ोसी है, M J और Q का निकटतम पड़ोसी। ये बताइए Q का निकटतम, M या तो यहाँ पर आ सकता है या फिर M यहाँ पर आ सकता है, लेकिन M जो है Q का तो निकटतम पड़ोसी हो गया, लेकिन J का भी होना चाहिए। तो J को मैं यहाँ बैठा सकता हूँ, लेकिन J को बैठाने के लिए यहाँ पर P बैठ चुके हैं, तो J यहाँ हो ही नहीं सकता। इसका मतलब है कि M यहाँ नहीं बैठ सकता है, M यहाँ पर बैठेगा। तो Q का निकटतम पड़ोसी हो गया और J का भी निकटतम पड़ोसी है, तो J को यहाँ बैठाना पड़ेगा। निकटतम का पड़ोसी का मतलब सटे हुए यानी एक के बगल में एक। ठीक है, M J और Q के निकटतम पड़ोसी है, तो M को यहाँ बैठाएंगे तो Q का निकटतम हो जाएगा। तो हमें मजबूरी है कि J को यहाँ बैठाना पड़ेगा। हम M को यहाँ पर क्यों नहीं बैठाए, इसलिए नहीं बैठाए क्योंकि J यहाँ पर आ ही नहीं सकता। आगे प्रश्न है L Q का निकटतम पड़ोसी नहीं है। L जो है Q का निकटतम पड़ोसी नहीं है, यानी L यहाँ नहीं बैठ सकता। L को हम Q के बाद नहीं बैठा सकते हैं। तो L को बैठने के हमारे पास दो पॉसिबिलिटी है, L या तो यहाँ बैठेगा या फिर L यहाँ बैठेगा। ठीक है, तो इसको अभी खाली छोड़ देते हैं। आगे प्रश्न कह रहे हैं N P के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर है, N P के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर है। N जो है P के दायां होगा इस साइड में, बिल्कुल। तो P के दायां 1 2 दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, N है। N यहाँ बैठ गया, N P के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, तो N को हम यहाँ पर बैठा लिए। अच्छा हमने एक पॉइंट को छोड़ा था, L जो है कभी भी Q के बगल में नहीं बैठ सकता है, तो फिक्स है कि L यहाँ बैठेगा। बचा क्या, इन सातों वर्ड लेटर में से क्या बचा, K बचा, तो K यहाँ पर बैठ जाएगा। ठीक है, और ये हमारा अरेंजमेंट कंप्लीट हो गया। हमसे प्रश्न क्या पूछा गया है, हमसे प्रश्न पूछा गया है L के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है, ये बताइए। L के ठीक बाईं ओर, ये बताइए L यहाँ है तो L का बायां इधर होगा। L के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है, तो L के ठीक बाईं ओर P बैठा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मेरे दोस्त। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर अब हम लोग चलते हैं, क्योंकि इस प्रश्न को आप लोग आसानी से समझ गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर अब हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 12 नंबर। प्रश्न है दिए गए विकल्प में से संबंधित संख्या को चुनिए। जैसे कि यहाँ पर 12 से 54 बनाया गया है, ठीक है, उसी प्रकार 15 से क्वेश्चन मार्क, यानी कि 12 का रिलेशन जिस प्रकार 54 से है, ठीक उसी प्रकार 15 का रिलेशन क्वेश्चन मार्क से है। तो हमें क्वेश्चन मार्क का ही वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर एनालॉजी का प्रश्न है, तो इसमें सबसे पहले हम लॉजिक देखते हैं प्राइम नंबर, उसके बाद क्यूब्स देखते हैं, तो एम स्क्वायर देखते हैं, उसके बाद मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन देखते हैं, उसके बाद एडिशन और सब्ट्रैक्शन देखते हैं। ठीक है, तो 12 से 54 हम कैसे बना सकते हैं, देखो 12 से हम 54 कैसे बना सकते हैं। अगर इस 12 को हम गुना कर दे, 12 पचे 5 से गुना कर दे और -6 कर दे, 12 पचे 60, 12 पचे 60 और -6 कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। बिल्कुल, यानी इस 12 को हमने क्या किया,
गुना कर दिए 12 पचे 60, 5 से गुना करके -6 कर दिए तो 54 बन गया। सेम उसी प्रकार 15 से क्वेश्चन मार्क बनाने के लिए इसको 5 से गुना करके हम 6 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 15 गुना 5 75 - 6 कितना हो जाएगा 69। और 69 कौन सा ऑप्शन में दिया है, तो 69 ऑप्शन डी में दिया है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सारे प्रश्न को समझ रहे होंगे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह विकल्प चुने जो बाकी से अलग हो। वह विकल्प चुने जो बाकी से अलग हो। तो यहाँ पर कली है, यहाँ पर पत्ती है और यहाँ पर शाखा, यहाँ पर पेड़ है। तो देखो कली, पत्ता और शाखा ये तीनों जो है ना पेड़ के भाग है, पेड़ के अंश है। तो इसका राइट आंसर पेड़ हो जाएगा। इन सभी से पेड़ अलग हो जाएगा क्योंकि पेड़ एक मुख्य है और इस शाखा है, पेड़ का ही ब्रांच है, इसीलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 14, वह विकल्प चुने जो बाकी से अलग हो। यहाँ पर ई से भी बनाया गया है, यहाँ पर के से पी बनाया गया है, यहाँ पर से एफ से टी, यहाँ पर आई से आर। तो इसमें क्या लॉजिक है, तो यहाँ पर हम देख लो ई और भी एक दूसरे का अपोजिट लेटर है, के और पी एक दूसरे का अपोजिट लेटर है, आई और आर एक दूसरे का अपोजिट लेटर है, एफ और टी एक दूसरे का अपोजिट लेटर नहीं है, इसीलिए यही हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कैसे अपोजिट लेटर की पहचान करनी होती है, देखो ई का क्रमांक कितना होता है 5, भी का क्रमांक कितना होता है 22, इनको जोड़ने के बाद 27 आ जाता आएगा। देखो 22 5 कितना 27। जब भी दो लेटर का योग अगर 27 होता है इसका मतलब वो दोनों लेटर एक दूसरे का अपोजिट होते हैं। के का 11, पी का 16, 11 16 कितना 27, आई का 9, आर का 18, 18 9 कितना 27, यहाँ हो जाएगा एफ का 6, टी का 20, तो ई हो जाएगा 26। सभी का लेटर का सम जो है 27 है जबकि यहाँ पर 26 है, इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर, और 15 नंबर जो प्रश्न है हमारा ब्लड रिलेशन से लिया गया है। क्या है, एक फोटो की ओर इशारा करते हुए राकेश ने कहा। देखो ये हमारा पॉइंटिंग फॉर्म का प्रश्न है और इस प्रश्न को हम दो तरीका से बताएंगे। पहला तरीका कि आप क्वेश्चन पढ़ते ही आंसर निकाल लेंगे बिना पेन, और दूसरा तरीका कि फैमिली ट्री बनाकर इसका आंसर देंगे। तो पहले तरीका से बताते हैं कि आप लोग डायरेक्ट आंसर कैसे करेंगे। देखो एक फोटो की ओर इशारा करते हुए राकेश ने कहा, वह राकेश ने कहा, यह जो वर्ड है ये फोटो के लिए हो रहा है। मेरे जो मेरे वर्ड है राकेश अपने लिए कर रहा है। राकेश कह रहा है मेरे दादा, यानी राकेश के दादा की एकमात्र पुत्र, राकेश के दादा के एकमात्र पुत्र राकेश के पिताजी हो जाएंगे, की पुत्री है। तो यहाँ से एक चीज निकलता है, राकेश के दादा के एकमात्र पुत्र राकेश के पिता की पुत्री, यानी राकेश के पिता की पुत्री राकेश की कौन है, तो लड़की का राकेश से क्या संबंध है। तो ये बताइए जो राकेश के पिता की जो पुत्री है वो राकेश का कौन है, तो बहन हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। फिर से समझिए, मेरे जो वर्ड है राकेश अपने लिए कर रहा है, तो इसको मेरे वर्ड को हमने रिप्लेस कर दिया राकेश से। ठीक है, राकेश कह रहे हैं मेरे दादा राकेश के दादा की एकमात्र पुत्र, राकेश के दादा के एकमात्र पुत्र, राकेश के दादा के एकमात्र पुत्र राकेश के पिताजी हो जाएंगे। बिल्कुल, की पुत्री है, राकेश के पिता की पुत्री, राकेश का कौन लगेगी, बहन लगेगी। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए और इसको हम दूसरे तरीका फैमिली ट्री से कैसे बताते हैं। फैमिली ट्रीज में जहाँ भी पुरुष होंगे, पुरुष के लिए हम बंद कर देते हैं त्रिभुज में, अब महिला के लिए हम बंद कर देते हैं, महिला को हम बंद कर देते हैं सर्किल में, जिससे लिंग का निर्धारित करने में हमें दिक्कत नहीं होती है। तो चलो अब हम इसके अनुसार इसको बनाते हैं। राकेश ने कहा, यह मेरे, सबसे पहले मेरे वर्ड बना लो। तो मेरे किन के लिए है, राकेश। राकेश क्या है, कहता है, राकेश कहता है, राकेश ने कहा, इसका मतलब राकेश क्या है, पुरुष है। मेरे दादा, तो सबसे पहले खाली ट्रायंगल इसके पिताजी बना लो, और पिताजी के जो पिताजी होते हैं वही होते हैं क्या, दादा।
बिल्कुल। तो राकेश के दादाजी होंगे तो त्रिभुज में बंद। उनके एकमात्र पुत्र का मतलब ये हो जाएंगे खाली पुत्र, उनकी एक ही गो बेटा है। पुत्र की पुत्री, तो इनकी पुत्री बनाना, तो इसको बंद कर देंगे हम वृत्त में, पुत्री हो जाएगी। तो ये बताइए, ये जो मेरे वर्ड है यही है राकेश बाबू, यही है राकेश बाबू। आज जो पुत्री है ये बताइए राकेश का ये कौन है? बिल्कुल बहन है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सारे प्रश्न को अच्छे से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आपके पास पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।